हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को ज्ञानदीप कोचिंग एमके में। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे थे, काव्य खंड पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसका ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कर लिए, यानी 3 चैप्टर समाप्त हो चुका था, जिसमें हमने पहला में क्या पढ़े थे, राम नाम विनु विरथी जगी जन्मान, यानी जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेकर और राम नाम का जप नहीं कर रहा उसका जन्म लेना व्यर्थ है। ये किसने हमें बताया? तो गुरु नानक ने बताया। दूसरा क्या पढ़े थे? दूसरा रस खान के बारे में पढ़े थे, जिसमें बोला था ना कि श्री यानी मतलब प्रेम का खजाना कौन है, तो राधा है। प्रेम का रंग कौन है, तो कृष्ण है। इसके बारे में हमें घनान क्या बोले रस खान ने बताया था। और अभी जस्ट इससे पहले हम लोग क्या पढ़ के आए थे, तो रस खान के बारे में पढ़ के आए थे, जिसमें हमें क्या बताया था, वो प्रेम मार्ग के सॉरी घनानंद के बारे में पढ़ के आए थे, जिसमें वो बताए थे कि वो प्रेम मार्ग के कवि है, ठीक है। और एक क्या बोलते हैं, स्त्री से प्रेम करता था, जिसका नाम क्या है, सुजान। काम क्या करता था, तो नर्तकी था, यानी नाचने वाला काम करता था, तो उससे प्रेम हुआ था। तो उसके बारे में हमने पढ़े थे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर है, काव्य खंड चौथा है। क्या है? स्वदेशी, यानी अपने देश के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अपने देश के बारे में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में हमें कौन बताया? तो प्रेम नारायण बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका शॉर्ट नाम बोला जाए तो प्रेमघन है। पूरा फुल नाम पूछे जाएंगे तो बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी है, ठीक है। बद्री नारायण प्रेमघन चौधरी है। और 1 शॉर्ट क्लास होने वाला है, यानी इसके बाद आपको ये लेक्चर आपके ये चौथा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्वदेशी के अपना देश के बारे में क्या पढ़ेंगे। वो तो ठीक है पढ़ेंगे, ठीक है। वो किसमें पढ़ेंगे? स्वदेशी, जिसमें ये लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? तो प्रेमघन ने लिखा है, तो उसके बारे में हम तो पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम प्रेमघन का परिचय जान लेते हैं कि प्रेमघन कहाँ इसका जन्म हुआ, क्या किया जीवन में, ठीक है, और कैसे। और आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेना चाहिए। और काव्य खंड में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काव्य खंड अक्सर हर एक प्रश्न यानी मतलब अधिकतम से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं, तो लेखक के परिचय से ही पूछा जाता है। और काव्य खंड जो दोहे है उससे कम ही क्वेश्चन आता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग लेखक परिचय का पूरा डिटेल में समझिए। और मैं पूरा लिख कर भी आता हूँ, यानी कॉपी पेस्ट करके आता हूँ। क्या? एनसीईआरटी बुक का जो पूरा आपका डिटो मैंने यहाँ लिख दिया। ये नहीं कि सिर्फ इसका जन्म यहाँ हुआ वहाँ हुआ, वैसा नहीं करते, पूरा लिख कर आते हैं ताकि हम आपको लाइन बाय लाइन समझा पाए, ठीक है। तो आप लोग जरूर सुनिएगा। और हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा, अगर आप लोग का क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है तो एक बार क्वालिटी अपना मोबाइल का बढ़ा लीजिए ताकि आपको दिखे, क्योंकि लिखना पड़ता है, ठीक है। और जगह भी कम मैनेज करना पड़ता है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा लिखते हैं। तो आप लोग क्वालिटी को ज़्यादा बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं क्लास। तो पहला क्या है, सुनो। इसके बारे में पढ़ने से पहले देखो, ये क्या बोल रहा है, प्रेम जी यानी घनानंद प्रेम जी भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है, यानी प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के कहने का मतलब भारतेंदु जब लिखते थे तो उसके युग में ये भी लिखते थे, ठीक। उसके युग में कौन लिखते थे? प्रेमघन लिखते थे। तो पूछे जाएंगे कि प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। अर्थात जब भारतेंदु युग जब लिखते थे तो उनके ही युग में ये भी लिखते थे, ठीक है। यहाँ तक आई होप करते हैं समझ में आ चुका होगा आप लोग को। तो अगला देखो, अगला क्या है, उनका जन्म 1855 हुआ। कहाँ हुआ? 1855 मिर्जापुर में हुआ। यह भी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है अभी के टाइम में, वर्तमान के टाइम में? तो आप लोग जरूर बता पाएंगे कि आदित्य क्या है, योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। तो इसका जन्म कब हुआ? 1855 में हुआ, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या बोला? और निधन 1922 में हुआ। निधन कब हुआ? 1922 में हुआ, ठीक है। तो बताइए ये किस युग का कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। कब जन्म हुआ? तो 1855 में, मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मृत्यु कब हुआ? तो 1922 में हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, अगला वे काव्य यानी ये काव्य लिखते थे, ठीक है। यानी जो ये काव्य लिखते थे और जीवन, काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। अपना आदर्श मानते थे। किसे अपना आदर्श मानते थे? बताओ, किससे ये प्रभावित हुए थे? तो भारतेंदु युग से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए थे, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए थे। तो पूछे जाएंगे कि प्रेमघन
अपना काव्य यानी जो लिखते थे काव्य भी मतलब थोड़ा मोड़ा मानो कि भारतेंदु युग के ही तरह लिखते थे। भारतेंदु युग बोलते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही तरह लिखते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से कौन प्रभावित थे, कौन कौन प्रभावित थे, तो प्रेमघन मानना, ठीक है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे कि प्रेमघन किससे अपने काव्य और जीवन से प्रभावित थे, किसे अपना आदर्श मानते थे, तो क्या बोलिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, क्लास में आके डेली अटेंड कर रहे हैं, तो आप बताइए किससे प्रभावित हुए, किससे अपने जीवन में प्रभावित होकर अपना पढ़ाई को स्टार्ट किए। हाँ, अगल बगल देखते होंगे कि आप लोग का गाँव में कोई सरकारी जॉब ले लिया है, तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, दबदबा थोड़ा दिखा रहा है, तो आप उससे भी प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है। मतलब उससे भी प्रभावित आप हुए होंगे कभी जीवन में अपना, ठीक है। तो मतलब प्रभावित होना, किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन एक चीज पर, एक व्यक्ति से प्रभावित हो और उसके जीवन में जो निर्णय वो लिया है, किससे कैसे आगे बढ़े, तो अगर एक व्यक्ति पर फोकस कीजिएगा तो आप अपने जीवन में अच्छे लाइफ, अच्छे तक पहुंच सकते हैं, अच्छी सफलता तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप हर व्यक्ति को, यानी हर व्यक्ति से प्रभावित हुए कि वो कैसे जीवन, वो कैसे किया, तो हमें नहीं लगता है कि आप जल्दी उतना सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक व्यक्ति से प्रभावित हुए, ना कि हजारों व्यक्ति से, ठीक है। तो पूछे जाएंगे, वैसे तो यहाँ प्रेमघन किससे प्रभावित हुए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए, ठीक है। काव्य मतलब लिखने में भी और अपने जीवन से भी प्रभावित किससे हुए, तो हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए। अगला क्या बोला, वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, गद्य भी लिखते थे, ठीक है। अगला क्या बोला, उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था, इन्होंने भारत में घूमा भी था, इन्होंने भारत में क्या किया, घूमा भी था, ठीक है। अगला, ये भारत में है तो भारत का घूमना और उनका दृश्य देखना, ये सभी को सौभाग्य ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये भारत का भ्रमण कर करके, मानो ये कभी अक्सर, देखो कभी अक्सर क्या करता है, कभी अक्सर घूम के ही लिखता है, क्योंकि घर में बैठे कितना लिख पाएगा, थोड़ा मोड़ा अगर ये घूम घूम के लिखेगा तो बहुत सारा ये लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा, उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्जापुर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था, ठीक है, 1874 में इन्होंने मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया, रसिक समाज की स्थापना किया। तो पूछे जाएंगे कि प्रेमघन कौन सा समाज की स्थापना किया, तो रसिक समाज का कब किया, तो 1874 में। कहाँ किया, तो मिर्जापुर में ही किया, ठीक है। यहाँ तक आई होप करता हूँ पूरा डिटेल में आपको समझ में आ चुका होगा। आगे क्या बोला, आनंद कादम विनी, ठीक है, आनंद कादम विनी, ठीक है, मासिक पत्रिका है, कैसा पत्रिका है, मासिक पत्रिका। पूछे जाएंगे कि आनंद कादम विनी कैसी पत्रिका है, मासिक पत्रिका, यानी एक महीने के अंदर में जो लिखा जाता है उसे मासिक पत्रिका बोलते हैं, ठीक है। तो आनंद कादम विनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र यानी पत्रिका बोल सकते हैं, ठीक है। तो पूछे जाएंगे आपसे सवाल ये कि आनंद कादम्बिनी कैसी पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका है। नागरी नीरद कैसी पत्रिका है, तो मासिक साप्ताहिक पत्रिका है ना, साप्ताहिक पत्रिका है। और क्या का संपादन किया था, ठीक है। तो पूछे जाएंगे कि कौन आनंद कादम्बिनी नागरी नीरद का संपादन किया, तो क्या बोलिएगा, प्रेमघन बोलिएगा। अगर पूछे जाएंगे रसिक समाज की स्थापना किसने किया, तो प्रेमघन ने किया। कहाँ किया, तो मिर्जापुर में। कब किया, तो 1874 में। और इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ सकता है कि आनंद कादम्बिनी कैसी पत्रिका है, तो मासिक पत्रिका है। नागरी नीरद कैसी पत्रिका है, तो साप्ताहिक पत्रिका है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला देखो, अगला क्या है, वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति भी रहे। कब रहे, सभापति रहे। अच्छा, आप लोग देखते होंगे जहाँ सभा होता है, जहाँ मतलब कुछ क्या होता है, मतलब सभा करके लोगों को बुलाया जाता है और किन्हीं के द्वारा भाषण दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो कि कुछ सभा लगा हुआ और कहाँ ये सभा लगा था, तो कलकत्ता में लगा था। कहाँ लगा था, कलकत्ता में। यानी साहित्य सम्मेलन का सभा लगा था। किसका लगा था, तो साहित्य सम्मेलन का सभा लगा था। और वहाँ के
अधिवेशन मतलब पूरा निरंतर रखने के लिए इन्हें सभापति भी बनाया गया, इन्हें सभापति भी बनाया गया। तो पूछे जाएंगे कि प्रेम घन को कहाँ का सभापति बनाए गए, तो कोलकाता अधिवेशन के सभापति बनाए गए थे, कोलकाता अधिवेशन के सभापति बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई पूरा डिटेल में समझ में आ चुका होगा। तो अगला देखते हैं, इनकी रचनाएं प्रेम घन स्वर सय के नाम से संग्रहित है। ठीक है, मतलब इनकी जितना भी सारे रचनाएं, जितना भी अपन जीवन में जितना भी इन्होंने रचना काव्य गद्य लिखे थे, सारे एक पुस्तक का नाम में लिख दिया, मतलब उसके लिए एक पुस्तक बनाया और उसका नाम क्या था, प्रेम घन स्वर सय के नाम से संग्रहित है। यानी जितना भी इनका रचना है सभी एक पुस्तक में लिखा है, जिसका नाम क्या है, प्रेम घन स्वर सय। ठीक है, अच्छा बताओ जब ये इनका सारा जब रचना प्रेम घन स्वर सय से लिया है, सब में लिखा है, मतलब प्रेम घन स्वर सय में लिखा है, तो ये जो हम पढ़ने वाले हैं स्वदेशी भी कहाँ से लिया होगा, तो प्रेम घन स्वर सय से। ठीक है, क्योंकि इनका जितना भी रचना है, जितना भी जीवन में इन्होंने किया, सब एक पुस्तक में बना के लिख दिया। ठीक है, तो आई होप करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पारा पूछे जाएंगे कि इसका ये किस युग का कवि है, तो भारतेंदु युग का। किससे प्रभावित हुए थे अपने जीवन में, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, अगला पूछे जाएंगे इसका जन्म कब हुआ, तो 1855 में मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, निधन कब हुआ, तो 1922 में हुआ था। ठीक है, 1922 में हुआ था। अगला पूछे जाएंगे ये कि कौन सा, मतलब ये भारत का भ्रमण भी किया था। ठीक है, भारत का भ्रमण भी किया था, यानी घुमा था, और रसिक समाज का स्थापना 1874 में मिर्जापुर में किया था। और इन्होंने 2 काम और किया था, आनंद कादम विनी मासिक पत्रिका है, इसका भी संपादन किया, और नागरी नीरद का जो साप्ताहिक पत्रिका है, इसका भी संपादन किया। ठीक है, अगला क्या है, वे कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे थे, वे कलकत्ता अधिवेशन का सभापति भी रहे थे। अगला ये पूछे जाएंगे इनकी सभी रचना किस नाम से संग्रहित है, या किस नाम से एक जगह लिखा है, तो इसका क्या बोलिएगा, प्रेम घन सर्व सय से, प्रेम घन सर्व सब से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला पढ़े, प्रेम घन जी निबंधकार भी थे, बहुत अच्छा, नाटककार भी हैं, कवि भी और समीक्षक भी थे, मतलब दूसरे को आदेश देना। ठीक है, उसको बोलते हैं समीक्षक। तो ये क्या है, निबंध भी है, निबंधकार भी लिखते हैं, यानी निबंध भी लिखते हैं, नाटक भी करते थे, नाटककार भी लिखते थे। ठीक है, और कवि भी है, महान कवि भी है, और समीक्षक भी है। तो पूछे जाएंगे कौन नाटककार है, कौन निबंधकार है, कौन समीक्षक, कौन कवि है, तो जितना भी रहेगा ऑप्शन में सारा मानना। ठीक है, अगला देखो, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागम इनके प्रसिद्ध नाटक है। नाटक में बोले कि नाटककार भी है, तो इनके 2 प्रसिद्ध नाटक दिया है कि प्रयाग रामागम, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागम, इनकी क्या है, प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्या है, उन्होंने जीर्णन जनपद नामक एक काव्य लिखा। ठीक है, काव्य लिखा, क्या लिखा, काव्य, ये नाटक नहीं, काव्य। ठीक है, जीर्णन जनपद क्या है, नामक एक काव्य लिखा, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। किसका किया चित्रण, तो ग्रामीण जीवन का। अच्छा भैया आप लोग बताइए कि जीर्णन जनपद में तो ग्रामीण जीवन का चित्रण किया, कैसा चित्रण किया, यथार्थवादी, यानी ग्रामीण लोग जैसा रहता है वैसा ही चित्रण किया, ये नहीं कि एडवांस कुछ बोल दिया, एडवांस इसमें कुछ नहीं बताया गया। उसने जीर्णन जनपद में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया। ठीक है, आगे अगला क्या है, प्रेम घन ने काव्य रचना अधिकांशतः व्रजभाषा और अवधि में की। अधिकांश किस भाषा में लिखा, व्रजभाषा और अवधि भाषा में। अच्छा भैया आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जितना भी पढ़े, गुरु नानक, रसखान, घनानंद, ये सभी व्रजभाषा के कवि हैं, और चौथा चैप्टर भी क्या है, प्रेमघन, जो क्या स्वदेशी है, जिसको किसने लिखा, प्रेमघन ने लिखा। और प्रेमघन भी अपने जीवन में किस भाषा का उपयोग किया है काव्य लिखने में, अधिकांश तो व्रजभाषा और अवधि भाषा का उपयोग किया, यानी दोनों भाषा का उपयोग किया। किंतु युग मतलब समझे, भारतेंदु युग के प्रभाव के कारण उन्होंने खड़ी बोली का व्यवहार और गधोन्मुक्ता
भी साफ दिखलाई पड़ती है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप जीवन में अधिक टाइम तक क्या किए, कुछ काम किए, तो आपको लोग पहचानेगा किस काम से? जो जो अपना जीवन में अधिक टाइम बिताए, मान लो 5 या 10 साल बिताए। ठीक है, आप किसी से प्रभावित होकर फिर भाषा को चेंज कीजिएगा, तो आपका भाषा क्या मायने रखेगा? नहीं रखेगा। आपका भाषा क्या मायने रखेगा? तो वज्र भाषा और अवधि भाषा। किंतु देखो ये बाद में ये क्या हुआ, भारतेंदु युग से प्रभावित होकर ये खड़ी बोली अपनाया, तो इससे ये ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ ये पूछे जाएंगे कि कौन सा भाषा इनके जीवन में मतलब ये कौन सा भाषा से अधिक काव्य लिखा, तो क्या बोलिएगा? वज्र भाषा और अवधि भाषा दोनों। ठीक है, और क्या बोलता है, और ये बोलता है कि उन्होंने काव्य में लोको मुक्ता एवं यथार्थ प्रयाणता का आग्रह है। उन्होंने अपने काव्य यानी प्रेमघन अपने काव्य में लोकोन्मुक्ता यानी लोगों के यथार्थ प्रयाणता का आग्रह किया है कि लोग कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, उसका पूरा डिटेल में चर्चा किया है, इन्होंने अपने काव्य में। ठीक है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया और एवं समाजवाद तथा साम्यवाद का विरोध भी किया। साम्यवाद और समाजवाद का क्या किया? विरोध भी किया। ठीक है, अब देखो जब ये कहा अपने काव्य में लोगों की यथार्थ मतलब कैसा रह रहा है, कैसा वेशभूषा है, कैसा रीति रिवाज है, उसका जब विरोध किया तो इसका चेतना क्या था, चिंता क्या था? राष्ट्रीय चिंता था। पूछे जाएंगे कि प्रेमघन का कैसा चिंता था, तो राष्ट्रीय चिंता था। कैसा चिंता था? तो राष्ट्रीय चेतना यानी राष्ट्रीय चिंता था। ठीक है, और उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का विरोध भी किया। उन्होंने समाज में कैसा लोग रहता है उसका भी विरोध किया, साम्यवाद यानी राजा महाराजा का भी विरोध किया। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और ये बोल रहा है प्रेमघन सर्व सब से संकलित दोहे का यह गुच्छा स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत है। अच्छा, अभी हम पहले ही जान लिए थे कि प्रेमघन का जितना भी सब रचनाएं सब किस नाम से संग्रहित है यानी किस नाम से प्रसिद्ध है, तो प्रेमघन सर्वसहित से। ठीक है, तो ये स्वदेशी विकास लिया गया, तो प्रेमघन सर्वसहित। ठीक है, आई होप करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, यहाँ केवल यह एक गुच्छा है यानी एक गुच्छा वहां से लिया गया। इन दोहों मतलब इस दोहे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वदेशी में आखिर हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना देश के बारे में क्या पढ़ने, इसके बारे में चर्चा किया। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है, मतलब जो लोग नए हैं उसका मुखरित मतलब स्वर कैसे वो लोग रहता है उसके बारे में चर्चा किया। ठीक है, दोहे की विषय वस्तु, इस दोहे की जो विषय वस्तु है और उसका काव्य वैभव इसके शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। कवि इस दोहे में चिंता कर रहा है, कवि की इस दोहे में क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है, और इसका चिंता कैसा चिंता है? तो राष्ट्रीय चिंता है। ठीक है, फिर से हम बोल रहे हैं, कवि की चिंता और उनके सर्वभंगिमा आज कहीं अधिक प्रासंगिक है, और यही चिंता कवि को और अधिक चिंता में डुबो रहा है। ठीक है, आई होप करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ चुका होगा। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेखक परिचय को पूरा डिटेल में समझिए, ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको बोल दूं कि मैं कल से क्या करूँगा, ये मैं सिर्फ इसका जन्म निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या किया जीवन में, अगर मैं ऐसा लिख कर आऊँ आपको तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी बुक का कॉपी पेस्ट करके यहाँ आऊँ और मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा पाऊँ और समझा दूँ तो आप लोग को कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लेखक परिचय को बहुत डिटेल में समझे, क्योंकि लेखक परिचय से जितना काव्य खंड में क्वेश्चन आता है उतना ये दोहे से नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि लेखक परिचय बहुत गहनता से यानी गहराई से समझिए उसको। तो मैं एक बार फिर से आपको 5 मिनट के अंदर मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो बताइए, भारतीय प्रेमघन किस युग के कवि है? बिना देखे हुए प्रेमघन किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। किससे अपने जीवन में प्रभावित हुए? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रभावित हुए। ठीक है, और क्या बोलता है इसका जन्म कब हुआ? तो 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, और निधन कब हुआ? 1922 में हुआ था। और क्या पढ़े थे और इसके बारे में
और इसके बारे में ये उन्होंने भारत के बहुत जगह पर भ्रमण भी किया और 1874 में मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। और इन्होंने दो और काम किया जिसका क्या आनंद कादम विनी ये मासिक पत्रिका है और नागरी निरद ये क्या साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया। ठीक है, और क्या किया इन्होंने जीवन में, और इन्होंने जीवन में इन्होंने जीवन में साहित्य सम्मेलन के कोलकाता के अधिवेशन भी रहे थे। ठीक है, और इनका जितना भी सारा रचना है सब किस नाम से संग्रहित है, तो प्रेमघन सर्वश्रेष्ठ। और देखो इनके ये नाटककार भी है, ये निबंधकार, नाटककार, कवि और समीक्षक सब हैं। ठीक है, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामायण इनके प्रसिद्ध रचना है, इनके प्रसिद्ध नाटक है। और किस काव्य में इन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है, तो बोलिएगा क्या, जीर्णन जनपद। ठीक है, इनके भाषा क्या थे, तो व्रज भाषा और अवधी भाषा थे। ठीक है, अगला क्या बोल रहे हैं, इस काव्य में जो जितना भी ये काव्य लिखा है सब में इनके काव्य में लोकोमुक्ता एवं यथार्थ प्रयाणता का आग्रह है। मतलब इस काव्य में मतलब लेखक का कैसा चिंता है, तो राष्ट्रीय चिंता है, क्योंकि लोग रीति रिवाज को भूल रहे हैं, इसीलिए उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इसका राष्ट्रीय चिंता है। और ये स्वदेशी कहाँ से लिया गया, तो प्रेमघन सब से लिया गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं पूरा डिटेल में समझा पाया हूँ ऐसा मुझे आशा है, और आप लोग भी अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे ऐसा हमको भी आशा है। ठीक है, तो आई होप करता हूँ ये, तो चलो क्या करें अब, तो अब मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं जो क्या है आपका स्वदेशी पाठ है। ठीक है, स्वदेशी पाठ को एकदम डिटेल में समझते हैं ताकि इससे हमें समझ पाए कि हम लोग क्या रीति रिवाज, क्या व्यवहारिक जीवन, क्या हम लोग भारत का जो रीति रिवाज है उससे पिछड़ रहे हैं, क्या हम दूसरा का रीति रिवाज अपना रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और आप लोग अच्छे से सुनिएगा ये, क्योंकि बड़ा मज़ेदार इन्होंने लिखा है और हम लोग को शर्म आना चाहिए इस पर, बल्कि हमको नहीं, पूरा भारतवासी को शर्म आना चाहिए कि कैसा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़िएगा तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमने स्वदेशी का जितना भी श्लोक था मैंने लिख लिया, कुल मिला के 10 श्लोक है, और 10 श्लोक में हमने जानेंगे कि भारत में जो भारत का लोग है वो भारत की रीति रिवाज को कैसे भूल रहा है, और इसका डिटेल में चर्चा कौन किया है, तो प्रेमघन ने किया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। तो देखिए, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, सबे विदेशी मतलब सभी विदेशी जो वस्तु है वो नर यानी जो भारत का लोग है, यानी नर उसको बोलता है, क्या आदमी बोलता है। सबे विदेशी वस्तु नर जो है गति से रति और अपना रहा है, और उन्हीं का रीति भी अपना रहा है। तो भारत की लोग जो है किसका वस्तु को गति से और ले रहा है और उन्हीं का नीति अपना रहा है। तो किस देश में ऐसा हो रहा है, तो भारत में हो रहा है, जो विदेशी वस्तु को खरीद रहा है और उन्हीं का रीति भी अपना रहा है। तो ये लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। अगला देखो, तो इस पर हमारे प्रेमघन क्या बोलते हैं, तो बोल रहा है कि भारतीयता कछु ना अब भारत मम दर्शात। जब भारत का लोग जब विदेशी वस्तु को ले रहा है और उन्हीं का रीति रिवाज अपना रहे हैं, तो भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है। यह किसने बोला, तो प्रेमघन ने बोला। बड़ा अच्छा लाइन बोला है, क्या बोला है, सभी विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु ना अब भारत मम दर्शात। भारतीयता कछु ना अब भारत मम दर्शात, यानी जब विदेशी वस्तु को भारत का लोग जब खरीद रहा है और उन्हीं का रीति रिवाज अपना रहा है, तो भारत में क्या भारतीयता दिखाई देगा, क्या भारत का रीति रिवाज चल रहा है। ये तो विदेशी वस्तु का रीति रिवाज ले रहा है। ठीक है, विदेशी लोग का ले रहा है, तो भारत में भारतीयता नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर कौन बोल रहा है, प्रेमघन बोल रहा है। तो ये लाइन आपको समझ में आ चुका होगा, हमें ऐसा आशा है। तो देखो दूसरा लाइन क्या बोल रहा है, मनुज भारतीय देखो कोई सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो के ये है क्रिस्तान। मनुज मतलब क्या होता है, मनुज मतलब आदमी होता है, भारतीय मतलब क्या होता है, औरत होता है। ठीक है, अब देखो इसको लाइन समझते हैं। मनुज भारतीय देखो को ही, मनुज और भारतीय को देखो मतलब लड़का और लड़की को देखो, क्या होता है, सकत नहीं पहचान। अब लड़का और लड़की पहचान में ही नहीं आता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, कैसे नहीं पहचान में आता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है,
अब लड़का जो पहनता है वही कपड़ा लड़की भी पहन रहा है। जैसा लड़का बाल रखता है वैसा भी लड़की बाल रखता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसा लड़की बाल रखता है वैसा लड़का बाल रखने लगा। तो इसी पर बोल रहा है कौन, प्रेमघन बोल रहा है कि मनुज भारतीय देखूं को ही सकत नहीं पहचान। अब नहीं पता चलता है कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। और क्या बोल रहा है, मुसलमान हिंदू किंधो के ये है क्रिस्तान। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिस्तान, यानी क्या बोलते हैं, ईसाई मस बोलता है उसको, क्रिश्चियन बोलता है उसको, ठीक है। तो को पता नहीं चल रहा है लेखक को कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है क्रिश्चियन। अच्छा बताओ, हिंदू का पहचान क्या है? हिंदू का पहचान है धोती कुर्ता। मुसलमान का पहचान क्या है? टोपी, एक टोपी लेकर। और क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन का पहचान क्या है? तो एक गमछा टाइप का होता है उसका। तो अगर ये सब अपने अपने पहन कर निकले तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी सब सेट फुल पैंट पहन के निकलेगा, पता नहीं चलेगा कि कौन मियाँ है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, पता नहीं चल रहा है। और ये भी पता नहीं चलता है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है। क्यों नहीं पता चल रहा है? कारण यही है कि विदेशी वस्तु को खरीद के उन्हीं का रीति रिवाज अपना रहे हैं। विदेशी जैसा लोग रहते हैं वैसा ही हम लोग रहते हैं। इस प्रकार हमारा भारत में जो भारतीयता है, जो संविधान के अनुसार दिया गया है, वो हम लोग भूल रहे हैं। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, भूल रहे हैं। इस पर चिंता कौन कर रहा है? तो प्रेमघन कर रहा है, राष्ट्रीय चिंता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मनुज भारतीय देखूं को ही सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किंधो के ये है क्रिस्तान। मुसलमान है कि हिंदू है कि क्रिस्तान है, नहीं पहचान में आ रहा है भैया, नहीं पहचान में आ रहा है। तो ये भी आपको लाइन समझ में आ चुका होगा। अगला लाइन देखते हैं, पढ़ी विद्या परदेसी की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेसी की गई इन्हें अति भाए। पढ़ी विद्या परदेसी की। अच्छा बताओ, हम पढ़ेंगे विदेशी विद्या, हम पढ़ेंगे विदेशी किताब, जैसे कि विदेशी मतलब अभी हम लोग के बीच में एक सिलेबस है जिसका नाम है अंग्रेजी। ये हम लोग का भाषा नहीं है, ये हम लोग का भाषा नहीं है, ये विदेशी भाषा है। अच्छा बताओ, इंग्लिश जब पढ़ेंगे तो हमारा विद्या, हमारा दिमाग किधर जाएगा? तो इंग्लिश की तरफ जाएगा, विदेशी की तरफ जाएगा। तो वही बोल रहा है कि पढ़ी विद्या परदेसी की, पढ़ते हैं विद्या परदेसी की तो बुद्धि विदेशी पाए, तो हमारा बुद्धि भी विदेशी हो जाएगा, हमारा बुद्धि भी विदेशी हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, चाल चलन परदेसी की गई इन्हें अति भाए, चाल चलन परदेसी की गई इन्हें अति भाए। अच्छा बताओ, हमारा चाल चलन में क्या बर्थडे मनाना भारत में लिखा है? भारत का ये रीति रिवाज है? कहीं नहीं है। ये किसका रीति रिवाज है? तो अंग्रेज लोग का रीति रिवाज है। तो अंग्रेज लोग का रीति रिवाज अभी हम लोग अपना रहे हैं। क्यों अपना रहे? क्योंकि उनका विद्या पढ़ रहे हैं, उनका पुस्तक पढ़ रहे हैं, और हमारा दिमाग भी उन्हीं की तरह चल रहा है। तो हम लोग का चाल चलन उन्हीं के अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का रीति रिवाज नहीं है कि बर्थडे पार्टी मनाए, ये करे वो करे, हम लोग का ऐसा नहीं है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग भी उधर चल रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पढ़ी विद्या परदेसी की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेसी की गई इन्हें अति भाए, गई इन्हें अति भाए। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगला देखते हैं, ठाठ विदेशी ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, स्वप्ने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस। क्या बोला? ठठे विदेशी ठाठ सब। और आज का लोग क्या हो रहा है, आज का लोग सब विदेशी बनने का कोशिश कर रहा है, सब विदेशी बनने का कोशिश कर रहा है। बोल रहा है ना कि ठठे विदेशी ठाठ सब विदेशी बनने का कोशिश कर रहा है। बनियो देश विदेश, और क्या कर रहा है, सबको देश विदेश का रीति रिवाज अपना रहा है। तो बोल रहा है ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, स्वप्ने हूँ जिनमें ना के हूँ। अब लेखक बोल रहा है कि स्वप्न में भी मैं ऐसा नहीं सोच सकता था कि भारतीयता लेस हो रहा है, भारतीयता कम हो रहा है, भारत के रीति रिवाज कम हो रहा है। ये बात कौन बोल रहा है? तो प्रेमघन बोल रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। क्यों? क्योंकि ठठे विदेशी ठाठ सब मतलब सभी भारत के लोग हैं वो विदेशी बनने का कोशिश कर रहा है, बनियो देश विदेश बनने यानी विदेशी बनने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। स्वप्ने हूँ जिनमें ना के हूँ। अब लेखक कहता है मैं स्वप्न में भी ऐसा नहीं देख सकता था कि भारतीयता लेस हो रहा है, भारत का रीति रिवाज अब कम हो रहा है, भारत रीति रिवाज का कोई अपना नहीं रहा है, ठीक है। ये भी लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगला लाइन देखते हैं, बोल सकत नहीं हिंदी। अब भारत का लोग क्या कर रहा है, अब भारत का लोग जब जाता है कहीं घूमने तो क्या बोलता है कि बोल सकत नहीं हिंदी। अब वो हिंदी नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है, इंग्लिश झाड़ता है, जैसे आई एम, हाउ आर यू,
क्या बोलता है, आई एम फाइन। ये सब हम लोग का भाषा नहीं है। फिर भी देखो, जब भारत का लोग विदेशी जाता है घूमने तो क्या बोलता है, देखो यहाँ उस पर बोल रहा है प्रेमगन कि बोल सकत नहीं हिंदी अब मिले हिंदू लोग, बोल सकत नहीं हिंदी अब मिले हिंदू लोग। अब देखो भारत के लोग जब घूमने जाता है तो बोलता हिंदी से बात नहीं करता है। इसी प्रकार हमारा देश में हिंदू लोग अब नहीं मिल रहा है जल्दी। क्या बोल रहा है, बोल सकत नहीं हिंदी अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी उपभोग। अंग्रेजी भाखन मतलब क्या होता है, भाखन मतलब पढ़ना और उपभोग मतलब बोलना। अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी बोलना, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी बोलना। वही इस पर बोल रहा है कि लेखक कि बोल सकत नहीं हिंदी। अब भारत का लोग जो है बोलता नहीं है हिंदी और इस प्रकार हमारा हिंदू लोग नहीं मिल रहा है जल्दी। और क्या कर रहा है वो लोग, अंग्रेजी भाखन करत, अंग्रेजी पढ़ता है, अंग्रेजी उपभोग करता है। ठीक है, तो आई होप करते हैं ये भी आपको लाइन समझ में आ चुका होगा। ये पांचों का पांचों। ठीक है, तो अगला देखते हैं, पांच को उधर इस साइड लिखा है तो इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वाहन। अंग्रेजी वाहन मतलब क्या होता है, वाहन मतलब गाड़ी होता है, ठीक है, गाड़ी होता है। तो अंग्रेजी का वाहन हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी का वस्त्र, वस्त्र मतलब क्या होता है, वस्त्र यानी कपड़ा भी उन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। ये जो अभी हम कपड़ा पहने हैं ये इंडिया का नहीं बना हुआ है, सब विदेशी का है बना हुआ और उसका उपयोग हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लेखक पूरा देश को, पूरा भारत को बदनाम करने के, पूरा भारत को उनको समझाने का कोशिश कर रहा है कि सुधर जाओ, कि हम लोग का रीति रिवाज ऐसा नहीं है। तो वही बोल रहा है, अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति, और नीति मतलब अंग्रेजी का वाहन उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं का वसन उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं का रीति अपने उपयोग कर रहे हैं और उन्हीं का नीति भी अपनों उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका, तो अंग्रेज लोग का। और क्या बोल रहा है, अंग्रेजी रुचि, अंग्रेजी की रुचि के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, घर भी बना रहे हैं यानी गृह, उन्हीं के हिसाब से घर भी बना रहे हैं यानी गृह। ठीक है, शकल भी उन्हीं के हिसाब से रख रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से शकल भी रख रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से शकल भी रख रहे हैं। देखते नहीं है बाजार में जब सैलून में जाता है तो भैया यहाँ से यहाँ रंग दीजिए, यहाँ से यहाँ ब्लैक कर दीजिए, यहाँ से यहाँ व्हाइट कर दीजिए। तो ये लोग हम लोग का रीति रिवाज नहीं है, लेकिन कर रहा है तो क्या बोल सकते हैं। तो देखो, अंग्रेजी वाहन वसन, वेश, रीति और नीति मतलब उन्हीं के वाहन का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं का वस्त्र का उस पर यानी वसन मतलब वस्त्र, उन्हीं का वेश, रीति उन्हीं का वेश की तरह रीति हम लोग रख रहे हैं और नीति उन्हीं की तरह नीति भी अपना रहे हैं और उन्हीं के रुचि के आधार पर हम घर भी बना रहे हैं, शकल भी रख रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। तो हमारा देश से क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। विपरीत हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ बोल रहा है वस्तु देश विपरीत, वस्तु देश विपरीत। और इस प्रकार हमारा देश से विपरीत ये चाल चलन हो रहा है, ये इस प्रकार हमारा देश से विपरीत चाल चलन हो रहा है। अगला क्या बोल रहा है, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुची लजात। अब देखो भारत का लोग क्या होता है, भारत का लोग मान लो कहीं घूमने गया है और वहाँ कोई पूछ लिया कि आप कहाँ से हैं, तो अब हिंदुस्तान नहीं बोलता है, उनको लाज लगता है कि हम हिंदुस्तान क्यों बोलें, क्योंकि वहाँ क्या भाषा बोला जाता है, हिंदी भाषा बोला जाता है। इसीलिए देखो, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुच लजात। अच्छा बताओ, ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमको बोलना चाहिए कि हाँ हम हिंदुस्तानी हैं। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुच लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, हाय घिनात। ठीक है, हिंदुस्तान नाम सुनी, अब हिंदुस्तान का नाम सुनता है तो इसको लाज लगता है, इनको लाज लगता है, जबकि ये इंडिया का ही है, हिंदुस्तान का ही है, तो भी इनसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो हिंदुस्तान नाम नहीं बोलता है क्योंकि उसको लाज लगता है। और क्या हो रहा है, भारतीयता सब वस्तु ही, भारत का जितना भी वस्तु है, जितना भी वस्तु है, जैसे कि मान लो कोई वस्तु है टमाटर, कोई वस्तु है मतलब तरह तरह का जो भी बाजार में मार्केट में बिकता है वो उस पर बोल रहा है कि भारतीयता सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, हाय घिनात। अच्छा बताओ, भारत के वस्तु को कोई उपयोग ही नहीं करेगा तो वो क्या होगा, घिनाएगा कि नहीं, बेकार होगा कि नहीं? तो इसी प्रकार बोल रहा है क्योंकि भारत का लोग क्या कर रहा है, विदेशी वस्तु को अपना रहा है और भारत की वस्तु को घिना रहा है, भारत की वस्तु बेकार हो रहा है। ठीक है, तो इस पर भी बोला है कौन, प्रेमघन ने बोला। तो आई होप करता हूँ ये भी लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भारत के लोग विदेशी वस्तु खरीद रहा है तो इसमें सबसे बड़ा कारण किसका है, सबसे बड़ा कारण किसका है, तो नेता लोग का है। क्यों नेता लोग का, क्योंकि विदेशी वस्तु को ला रहा है तब ना खरीद रहा है। तो हम लोग भी
नेता को ही दोष देंगे, क्योंकि वो विदेशी वस्तु क्यों ला रहा है हमारा देश में। अगर ला रहा है तब ना हम लोग खरीद रहे हैं और तब ना हमारा विदेश से भारत की वस्तु घिना रहा है। तो इस पर सबसे बड़ा कारण है नेता लोग, और नेता पर बोला भी है ये लाइन, बड़ा अच्छा लगेगा लाइन ये सुनने में। फिलहाल ये समझो कि देश नगर बानक बनो, और क्या हो रहा है, देश और नगर मतलब गांव बानक बनो, सब किसके तरफ बनने का कोशिश कर रहा है, सब अंग्रेजी चाल, सब अंग्रेजी चाल। पूछे जाएंगे कौन कौन अंग्रेजी चाल को अपनाने का कोशिश कर रहा है, तो देश तो कर ये रहा है, ग्राम का लोग भी कर रहा है, ठीक है, ग्रामीण लोग भी कर रहा है। तो देश नगर बानक बनो, सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल, हाटन में देखूं बसा अंग्रेजी माल। हाटन मतलब क्या होता है, बाजार में, देखूं मतलब देखता हूं, तो भरा है, क्या भरा है, बसे मतलब सभी अंग्रेजी ही, माल यानी वस्तु यानी सामान। तो पूछे जाएंगे हाटन में यानी बाजार में क्या भरा हुआ है, क्या धरा हुआ, तो अंग्रेजी का ही वस्तु धरा हुआ है, और अंग्रेजी का वस्तु धरा हुआ तो इंडिया का लोग अंग्रेजी ही वस्तु लेगा ना। तो सबसे बड़ा तो कारण यहाँ पे है प्रशासन का, प्रशासन नहीं नेताजी का है सबसे बड़ा कारण, और इसमें हमारा प्रधानमंत्री भी शामिल हो गया है अब, तो उन्हीं का ज़्यादा है, क्योंकि अभी भारत की वस्तु अगर कोई नहीं ले रहा है तो इनका कारण है सबसे बड़ा नेताजी, ठीक है। तो इसी प्रकार है कि देश नगर बानक बनो, देश और नगर सब किसके तरफ बनने का कोशिश कर रहा है, अंग्रेजी का, अंग्रेजी चाल अपना रहा है। हाटन में देखूं मतलब बाजार में देखता हूं, तो सभी जगह क्या है, अंग्रेजी माल ही मतलब अंग्रेजी वस्तु ही धरा हुआ है। ये किसने बोल रहा है, तो प्रेमघन बोल रहा है। आगे देखो बड़ा अच्छा लाइन बोला है नेता के बारे में, ये लाइन बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को सुनने में, और आप लोग का कैसा लगा ये कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं पढ़ता हूँ, जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी है यह कैसी खाम ख्याली, कैसी खाम ख्याली। बड़ा अच्छा लाइन बोला है कि जिनसे अपना ही धोती नहीं संभल रहा है, जिनसे अपना ही धोती नहीं संभल रहा है, वो देश का प्रबंध क्या करेगा, वो देश का प्रबंध क्या करेगा। तो देखो, जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, जिनसे अपना ही धोती और ढीली ढाली नहीं समझ रहा है, वो देश प्रबंध करी है यह कैसी खाम ख्याली, वो देश प्रबंध करी है ये कैसी खाम ख्याली। बड़ा अच्छा लाइन है। आपको बताइए कितना, हम अगर बोलूं कि मुझे 10 में 10 ये मतलब 10% में 10% ये अच्छा लाइन लगा हमको सुनने में कि ये प्रेमघन जी बहुत अच्छा लाइन लिखा। तो आप बताइए कि 10 में से आपको कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, मतलब जिनसे संभल सकत नहीं अपनी ही धोती ढीली ढाली, वो देश प्रबंध करी है यह कैसी ख्याम ख्याली, वो देश प्रबंध करी है ये कैसी ख्याम ख्याली। अगला देखो, दास वृत्ति की चाचहू दिसी चारहू वरन बढ़ाली। दास वृत्ति क्या होता है, नौकर चाकर, नौकर चाकर का क्या हो रहा है, अभी बढ़ावा हो रहा है, बढ़ाली हो रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, तो देखो, दास वृत्ति की चेहू दिसी चारू हुई वरन बढ़ाली, मतलब चारों दिशा में किसका चाह चरण यानी किसको चाहने का, किसको लाने का ज़्यादा प्रयास हो रहा है, तो नौकर चाकर के, यानी चारों दिशा में किसको हो रहा है, तो नौकर चाकर का हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि गांव का लोग और शहर का लोग अब किस पर भरोसा करने लगा है, काम करने में मतलब आलस हो गया है, तो आलस सब नौकर चाकर रखने का व्यवस्था सोच रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि दास वृत्ति की चाचे हूँ दिसी चारू वरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानू बने डफाली, मानू बने डफाली। और क्या हो रहा है, अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि आप बड़ा हैंडसम लगते हैं सलमान खान की तरह, ओह कितना मैं हैंडसम दिखता हूँ, ऐसा बोल दी हैं आप, बहुत अच्छा बोले हैं, मैं ऐसा हैंडसम दिखता ही हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं डफाली हूँ, मैं क्या हूँ, डफाली हूँ, यानी झूठ बोलने वाले को क्या बोला है, डफाली बोला गया है। किसने, प्रेमघन ने बोला है, समझ में आया। तो ऐसा नहीं है कि आप हैंडसम दिखते हैं, आप जैसा है वैसा ही दिखते हैं, ठीक है। तो हैंडसम तो दिखते नहीं ज़्यादा, हमको नहीं लगता है कि, छोड़ो ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा इसके बारे में भी से ज़्यादा चर्चा भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या बोला, दास वृत्ति की चाचे हूँ दिसी चारू वरन बढ़ाली, करत खुशामत, अगर मैं आपका खुशामत कर रहा हूँ कि आप कैसा दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, और झूठी प्रशंसा करने वाले को क्या बोला है, डफाली बोला है। करत खुशामत झूठ प्रशंसा मानू बने डफाली, करता हूँ मैं झूठ प्रशंसा, मान लो कि मैं डफाली हूँ, मान लो मैं क्या हूँ, डफाली हूँ। तो आप बताइए आपको कौन सा लाइन बहुत अच्छा लगा है, और किसको आप पूरा लाइन को आप ये यहाँ से लेकर 10वां श्लोक है आप समझा पाएंगे, श्लोक नहीं बोल सकते हैं,
हाँ श्लोक ही बोल सकते हैं, क्योंकि क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ तो देखो ये आप 10 जो भी है श्लोक, आप इसको किसी और को समझा पाएंगे या नहीं समझा पाएंगे, ऐसा हमें आशा दिलाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हम लोग, हाँ भैया हम लोग ये पूरा 10 का 10 हम समझा पाएंगे, ठीक है, दूसरे को भी समझा पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा एक भी नहीं छोड़ा हूँ जो मैं आपको नहीं समझाया, पूरा लाइन बाय लाइन आपको मैं समझा पाया हूँ और आप लोग समझ भी चुके होंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग किसी दूसरे को समझा पाए होंगे, ठीक है, समझा देंगे आप, ठीक है। तो बस क्लास यहीं तक है, ठीक है। और कल की क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा देंगे, क्योंकि आज की क्लास में हमारे पास ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है लेकिन लिख नहीं पाएंगे, लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो उसका थोड़ा अलग टाइप से व्यवस्था किया जाएगा, क्योंकि कम से कम मान लो 40-45 क्वेश्चन है, ठीक है, और सब्जेक्टिव भी करवाना, तो उतना लिखने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। जबकि क्लास लेने में तो हम 5 या 10 मिनट में क्लास तुरंत स्टार्ट हो जाता है, तुरंत समाप्ति भी हो जाते हैं, लेकिन लिखने में और उसके बाद लिख कर उसके बाद समझाने में एनर्जी लॉस होता है, लिखने में जो थकान होता है, उसके बाद पढ़ाना, फिर बोलना, फिर उन्हें समझाना, ठीक है, तो ऐसे एनर्जी बहुत लॉस होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कुछ उपाय किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का ही तैयारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, जो चैनल पर नए आए वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन्हें पता भी चले कि रिवीजन क्लास आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, रिवीजन क्लास आप लोग का स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि मेरे पास ऑफलाइन क्लास में तो ये सारा चैप्टर समाप्त हो गया, या हिंदी समाप्त हो गया, संस्कृत समाप्त हो गया, क्या बोलता है, मैथ समाप्त हो गया, और सोशल साइंस भी ऑलमोस्ट 50% के मान लो ऊपर ही समाप्त हो गया, और साइंस वहाँ अभी चल रहा है, वहाँ अभी साइंस चल रहा है, ठीक है। तो मैं पर्सनली उन्हीं लोगों के लिए जो ऑफलाइन में पढ़ा, उन्हीं लोगों के लिए रिवीजन के लिए क्लास ले आया हूँ, ठीक है, ताकि उन लोग का भी रिवीजन हो पाए और आप लोग का भी रिवीजन अच्छी तरह से हो पाए, ठीक है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा, और जो व्हाट्सअप और टेलीग्राम के नहीं जुटे हैं वो ज़रूर जुट लीजिए, क्योंकि वहाँ हर एक तरह से यहाँ से आप लोग पढ़ें, ये काव्य खंड क्या है, स्वदेशी, तुरंत इसका PDF और नोट्स उसमें चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग तुरंत जाइए वहाँ, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपका लिंक दे दूँगा, आप लोग ज़रूर जाइए और वहाँ जाके टेस्ट भी वहाँ टेस्ट सीरीज है, वहाँ भी आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। और नोट्स चाहिए जिनको टेलीग्राम में जाना ही होगा, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ क्लास का हर एक टाइम नोटिफिकेशन आता रहता है, ठीक है। तो मैं ये इतना ही देर तक बोलूँगा, बाकी बात आप लोग का इच्छा, ठीक है। बस मैं यही बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।